वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। वेरी गुड आफ्टरनून। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आज हम जो लेक्चर होगा हमारा होल्डिंग आउट के रिगार्डिंग होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जुडिशरी पर्पस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो केस लॉ हमारे जो मेन होंगे, स्नो वाइट फूड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग एंड टावर कैबिनेट कमरे के रिगार्डिंग, दो हमारे केस लॉज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। पहले हम लोग बेरेक्ट लैंग्वेज कर लेते हैं ताकि आपको बेरेक्ट लैंग्वेज समझ सके, और उसके बाद हम लोग डिटेल में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 28 जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग है वो होल्डिंग आउट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। होल्डिंग आउट इन द सेंस कि इट्स अ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ स्टॉपर। जैसे हमने एविडेंस में 115 सेक्शन किया था एविडेंस एक्ट में स्टॉपर के रिगार्डिंग, तो सेम जो रूल्स हैं हमारे होल्डिंग आउट के, इट्स अ ब्रांच ऑफ स्टॉपर ऑल्सो। किसी पर्सन को रोक देना कि वो डिनाई ना कर सके किसी चीज पे। होल्डिंग आउट समथिंग दैट मीन्स अ पर्सन जो एक्चुअल में ही इज नॉट अ पार्टनर बट ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर अदर पर्सन दैट ही इज द पार्टनर। लॉ से कि अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, इंड्यूस कर रहा है कि वो फर्म को क्रेडिट करे, पैसे दे, ठीक है जी, तो लॉ कहता है कि बेसिकली उसको हम लोग लायबल ठहराएंगे, उसको हम लोग होल्डिंग आउट बोलते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। ए एंड जो बी है वो दो फ्रेंड है, काफी अच्छे फ्रेंड है। वो दोनों बार में बैठे हैं। बी जो है वो उसके पास सी आया, राइट। बी कह रहा है कि ए जो है वो मेरा पार्टनर है, बट एक्चुअल में ही इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड। एक्चुअल में वो फ्रेंड होते हैं, वो पार्टनर नहीं होते। लेकिन बी रिप्रेजेंट कर रहा है सी को कि ए जो है उसका पार्टनर है। उस सोसाइटी में, जहां वो लोकेलिटी में जो ए था उसकी काफी गुडविल थी, काफी लोग मानते थे। सी कहता है कि भैया अगर ए इसका पार्टनर है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो मतलब सी उसकी बी की बात पर यकीन कर कर बी को, उसकी फर्म को क्रेडिट दे देता है, 10 लाख रुपए दे देता है। एंड व्हाट हैपन, बी जो था वो फ्रॉड कमिट कर लेता है, वो उसको पैसे वापस नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं देता। तो जब उसको उसके पैसे वापस नहीं मिलते तो सी जो सूट फाइल कर देता है। लॉ कहता है कि यहां पर एट द टाइम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जब बी ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, एट देन ए हैज अ ड्यूटी। वो उस समय उसको बोलना चाहिए था कि नहीं भाई मैं पार्टनर नहीं हूं, ये गलत बोल रहा है। लेकिन ए वॉज एट दैट टाइम वो चुप रहा, वो बोला नहीं। लॉ कहता है कि अगर आप नहीं बोले तो आप बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो सी को कि मैं पार्टनर हूं, और आपकी उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिलीव करके सी ने फर्म को क्रेडिट कर दिया। अब लॉ कहता है कि ए जो है बेसिकली वो होल्डिंग आउट के अंदर वो लायबल होगा। ही इज डीम्ड टू बी अ पार्टनर फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ ओनली लायबिलिटी। सिर्फ लायबिलिटी के पर्पस के लिए हम उसको होल्डिंग आउट लेके चल रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल। आपको पता लग गया होगा कि हाँ वो मैं क्या कहना चाहता हूं होल्डिंग के रिगार्डिंग। तो बेरेक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है, एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। अब वर्ड्स की बात कर रहा हूं, चाहे आप बोल रहे हो, डायरेक्टली बोल रहे हो, वो भी वर्ड्स ही हैं हमारे। आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्पोकनली कर रहे हो, वर्ड्स यूज कर रहे हो, जहां आप लिख के किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और बाय कंडक्ट, यहां पर दो चीजें हैं, जहां तो भाई आप बोल दो, आप लिख दो, या आप बाय कंडक्ट से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लाइक इन दिस केस सी वो ए जो चुप करके बैठा था, दैट मीन्स वो खुद उसके ए का कंडक्ट था, वो खुद ए को ये कह रहा है कि ठीक है भाई ये सही बोल रहा है। तो लॉ कहता है कि भाई अगर आप किसी कंडक्ट के कारण, अगर अपने कंडक्ट से अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और नोइंगली परमिट कर रहे हो हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, इज लायबल अ पार्टनर। लॉ कहता है फिर आप पार्टनर के अकॉर्डिंग आप लायबल हो गए इन दैट फर्म टू एनीवन who has on the faith of such inducement या representation give credit to the firm। अब लॉ कहता है ये सेक्शन 28 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है कि पहली बात आप इंड्यूस कर रहे हो, दूसरी बात वो पर्सन आपकी इंड्यूसमेंट के अंडर आप पे ऊपर फेथ कर रहा है, फेथ करने के बाद वो आपको क्रेडिट दे रहा है। यहां पर स्पेशली बोर्ड लिखा है गिवन क्रेडिट टू द फर्म। तो क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस, तो वो आपको क्रेडिट दे रहा है। तो लॉ कहता है कि उसके बाद आप ऑटोमेटिकली लायबल हो जाओगे। तो सिंपल, सो वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर डज और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन सो गिविंग द क्रेडिट। तो लॉ कहता है कि चाहे वो
whether the person representing himself or represent to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving the credit. अब लॉ कहते हैं देखो जो क्रेडिट दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाइक इन दिस केस ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है सी को. ए चुप करके बैठा है आराम से, कुछ नहीं बोल रहा. लॉ कहता है कि वो बी और सी की कॉन्ट्रैक्ट है और सी उसके बी की बात पर फेथ करके फर्म को क्रेडिट दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ए की लायबिलिटी हमारी फिक्स हो जाती है एज पर सेक्शन 28 इज कंसर्न. दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, यहां पर अगर 3 पार्टनर है ए बी सी और सी की डेथ हो गई, सी की डेथ तभी सेकंड क्लॉज हमारी अप्लाई होगी. व्हेन आफ्टर द पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम. अब ए बी सी पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई, लेकिन ए बी जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को पुराने नाम से, ए बी सी एंड कंपनी के नाम से कंटिन्यू चलता रहा. द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज पार्टनर्स नेम एज पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज एस्टेट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म. वर्ड क्या लिखा है? आफ्टर हिज डेथ. एबीसी पार्टनर है, सी की डेथ हो गई. कब डेथ हुई? 1 जनवरी 2020 को. लॉ कहता है जब सी की तो लायबिलिटी खत्म. अब ए और जो बी है वो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को पुराने नाम से कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बी जो सी है उसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएंगे. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो ए बी एक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से सी की जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगी. लॉ कहता है कि जब सी की डेथ हो गई दैट मीन्स उस दिन के बाद अगर बी और ए पुराने नाम से कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो लायबिलिटी ए और बी की ही रहेगी, ना कि सी की होगी, ना ही सी की एस्टेट लायबल होगी, ना ही सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगी. दिस इज द सेकंड क्लॉज, राइट. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब हमारा जो फर्दर हम बात कर रहे हैं हमारे इस होल्डिंग आउट में जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन होनी सबसे इंपॉर्टेंट है. जब तक आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर देते तब तक होल्डिंग आउट लायबल नहीं होगा. ठीक है जी. ये सपोज अगर पेन है, यहां पर मैं तेंदुलकर के सिग्नेचर कर रहा हूं, डुप्लीकेट सिग्नेचर कर रहा हूं. मैं आपको कह रहा हूं कि हाँ भाई ये जो सिग्नेचर है ये ओरिजिनल सिग्नेचर है और इसकी एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपीज है, मैं लेकिन मैं इसको 1 लाख रुपए में आपको सेल कर रहा हूं, ये कहकर कि भाई ये जो सिग्नेचर है तेंदुलकर के वो ओरिजिनल सिग्नेचर है और आप मेरी इस बात पर बिलीव करके मुझे वो 1 लाख रुपीज दे और ये परचेज कर रहे हो. लॉ कहता है कि भाई आपकी लायबिलिटी फिक्स हो गई क्योंकि आपने रिप्रेजेंट किया है, आपने इंड्यूस किया किसी पर्सन को कि आप इंड्यूस क्यों कर रहे हो? इंड्यूस कर रहे हो कि वो आपकी बात पर फेथ करे, आप यकीन कर ले आप पे और वो काम करे जो एक्चुअली में उसको नहीं करना चाहिए था अगर उसको रियलिटी पता होती. तो लॉ कहता है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं करते तब तक होल्डिंग आउट का कांसेप्ट लायबल नहीं होगा. तो हमारे फर्स्ट केस है स्नो वाइट फूड प्रोडक्ट्स एंड लिमिटेड वर्सेस सोहनलाल बागला. सोहनलाल बागला ही वाज एक्चुअली क्लर्क इन ए फर्म और वो स्नो वाइट फर्म के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है जी. गुड्स कैरियर का कॉन्ट्रैक्ट है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जानी होती है. जब स्नो वाइट कंपनी ने सोहनलाल को गुड्स दिए तो एक्चुअल में जहां पर पहुंचाने डिलीवर करने थे वो उसने डिलीवर नहीं किए, वो डिस्पोज ऑफ करके अपने आप रॉन्गफुली मतलब वो मिसएप्रोप्रिएट कर गया खुद ही, वो जो उसकी जो गुड्स थी वो खुद यूज कर गया वो सारी. लॉ कहता है कि यहां पर जो सोहनलाल बागला है एक्चुअल में जब वो उसने स्नो वाइट कंपनी के साथ फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो लॉ कहता है कि ये प्रूफ हो गया कि ड्यूरिंग नेगोशिएशन जो है विद स्नो वाइट लिमिटेड कंपनी ही टॉक्ड लाइक अ पार्टनर. वो ऐसे बात कर रहा है कि मैं फर्म का पार्टनर बट एक्चुअली ही वाज अ क्लर्क बट ही टॉक्ड लाइक दैट ही वाज अ पार्टनर इन ए फर्म. और वो बिहेव कर रहा था हमेशा जब भी वो डील करता था स्नो वाइट कंपनी के साथ कि भाई मैं तो क्लर्क नहीं हूं, मैं आई एम अ पार्टनर. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी उसने जो सोहनलाल बागला उसने केस के दौरान ये भी एडमिट किया था कि भाई मैं फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो जिनके साथ नेगोशिएशन हो रही थी हमारी, उसमें जो सोहनलाल बागला था वो सिग्नेचर कर रहा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ. तो लॉ कहता है कि बेसिकली कोर्ट ने कहा कि इतने नंबर ऑफ केसेस, इतने नंबर ऑफ फैक्ट्स हमारे सामने आ गए जिससे ये पता लग गया कि बेसिकली जो सोहनलाल बागला है ही डिड नॉट एक्ट लाइक अ क्लर्क बट ही एक्ट लाइक अ पार्टनर.
एंड ही इंड्यूस्ड द स्नो वाइट फूड एंड प्रोडक्ट्स कंपनी कि वो उसके साथ कॉन्टेक्ट करे, एंड इसलिए जो सोहनलाल बागला है वो फर्म के साथ होल्डिंग आउट के अकॉर्डिंग लायबल होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन वी गॉट अनदर केस, टावर कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्राम. इनग्राम लाओ. इनग्राम जो था बेसिकली वो पार्टनर था किसके साथ? क्रिसमस के साथ. तो दो पर्सन थे, क्रिसमस एंड इनग्राम. इनग्राम और क्रिसमस दो पार्टनर थे. जब इनग्राम जो था वो रिटायर हो गया, जो क्रिसमस था वो अकेला फिर बिजनेस कंटिन्यू करता रहा. जब वो बिजनेस कंटिन्यू करता था तो जो ओल्ड पेपर थे, जिस जो डीलिंग जो नेगोशिएशन से हम लोग करते हैं, तो वो पुराने जो पेपर्स थे उस पर इनग्राम और क्रिसमस दोनों का नाम लिखा हुआ था. वो पुराने पेपर के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहा. और जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया टावर कैबिनेट कंपनी को, एक जो दिया था फर्नीचर के लिए परचेज करने के लिए, उसने कहा जब टावर कैबिनेट कंपनी ने फर्नीचर जो थे इस कंपनी को भेज दिए, क्रिसमस को भेज दिए, लेकिन क्रिसमस ने पैसे नहीं दिए. एंड एट द एंड जो टावर कैबिनेट कंपनी थी उसने सूट फाइल कर दिया इनग्राम के ऊपर. कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो जो पार्टनर है जो रिटायर हो चुका है, सिर्फ उसका नाम यूज किया जा रहा है, वो होल्डिंग आउट के अकॉर्डिंग लायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस पार्टनर के अकॉर्डिंग जो रिटायर हो चुका है, ना ही उसने कोई इंड्यूसमेंट की है. जस्ट बिकॉज कि वो पेपर यूज कर रहा है पुराना, इसका मतलब ये नहीं कि होल्डिंग आउट के अंडर वो जो इनग्राम है वो लायबल होगा. तो ये फर्दर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट इट वाज हेल्ड दैट merely because Ingram was negligent is in not getting the old note paper destroyed when he left the firm, it cannot be inferred that he permitted himself to be represented as a partner. तो लॉ ने ये कहा कि हम लोग ये इन्फर नहीं कर सकते कि हाँ वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उसका पार्टनर हूँ. वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है. जस्ट बिकॉज उसने पेपर डिस्ट्रॉय नहीं किया ओल्ड पेपर, इसका मतलब ये नहीं कि वो होल्डिंग आउट के लिए लायबल हो जाएगा. तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं हमारे. फर्दर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉलेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड एक्टिंग ऑन इट्स फेथ. ये जो पेन है इस पे तेंदुलकर के सिग्नेचर हैं. मैंने एक को कहा कि भाई ये जो सिग्नेचर है वो रियल है, और ये जो पेन है वो मैं 1 लाख रुपए में आपको सेल करने के लिए रेडी हूं. अब वो उसको पता है जिस एक्चुअल में कि ये पेन डुप्लीकेट है, ये सिग्नेचर डुप्लीकेट है, उसको पता है, बट इन स्पाइट ऑफ डैट वो इसको परचेज कर रहा है 1 लाख में. तो लॉ कहता है यहाँ पर इंड्यूसमेंट तो हुई नहीं ना, मैं इंड्यूस कर रहा हूं, लेकिन वो फैक्ट ऑलरेडी उसको नॉलेज में है. तो अगर वो वॉलंटरली वो इसको परचेज कर रहा है तो लॉ कहता है यहाँ पर होल्डिंग आउट वगैरह कुछ नहीं अप्लाई होगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. तो लॉ कहता है इसलिए सेकंड पॉइंट क्या है कि नॉलेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड एक्टिंग ऑन इट्स फेथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको इंड्यूस किया जा रहा है, आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो और उस इंफॉर्मेशन को ट्रू मानकर आप उसको ऊपर एक्ट कर रहे हो. इफ सी, यहां पे इसी केस में लगा लो, बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मेरा पार्टनर है, सी उसके ऊपर बिलीव कर रहा है, ट्रू मान के बी की फर्म को 10 लाख रुपए दे रहा है. तो यहां पर क्या है, सी उसको नॉलेज है उस रिप्रेजेंटेशन की कि भाई वो मुझे क्या कह रहा है, और एक्टिंग ऑन इट्स फेथ उसकी बात को सच मानकर सी जो उसकी फर्म को क्रेडिट दे रहा है, पैसा दे रहा है. सो सेक्शन 28 में स्पेशल लिखा हुआ है कि क्रेडिट देना, तो गिवन क्रेडिट टू द फर्म. ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए. तो जब तक वो एक्ट नहीं कर रहा तब तक होल्डिंग आउट लायबल नहीं है. आप मुझे इंड्यूस कर रहे हो भाई, यहाँ पर तो जो यहाँ पर जो हमारे मॉल होगा, काफी जमीन एम्प्टी पड़ी थी, खाली पड़ी थी, आप मुझे कह रहे हो कि ये जमीन है, इसकी बिल्कुल नियर अबाउट जस्ट 100 मीटर की दायरे में एक बहुत बड़ा मॉल बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में. कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, आप इसको परचेज कर लो, सस्ते में दे रहा हूं आज, कल तो फिर लाखों में बिकेगी. अब मैं अगर उसकी बात को सच मानकर एक्ट कर रहा हूं, वो परचेज कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो उसकी लायबिलिटी स्टैंड करेगी, ऑब्वियसली स्टैंड करेगी. लेकिन अगर मुझे पता ही बेवकूफ है वो, तो मुझे बोल रहा है, मुझे एक्चुअली में पता है कि वहां पर कोई बॉल नहीं बनने वाला, क्योंकि मुझे मेरी पुड्डा के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेरे. तो मैंने फोन करके पूछ लिया पुड्डा से कि यहाँ पर कोई मॉल वगैरह तो नहीं बनेगा. उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो कोई मॉल वगैरह बनना ही नहीं है. तो मुझे वो सच का पता लग गया. अब वो सच का मुझे पता लग गया तो डेफिनेटली मैं इंड्यूसमेंट में रहेगा, इंड्यूसमेंट तो खत्म हो गई. तो लॉ कहता है कि जब आपको ट्रुथ पता लग गया तो होल्डिंग आउट की लायबिलिटी वहीं पे खत्म हो गई. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. तो यहाँ पर नॉलेज होना और उसके ऊपर एक्ट करना,
जब तक आप एक्ट नहीं करते सेक्शन 28 जो है वो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। सो सेक्शन 28 कब आएगा सामने? जब आप किसी के इंड्यूसमेंट को सच मानकर एक्ट कर रहे हो। दैट्स इट। तो ये इंपॉर्टेंट थे हमारे पास। देन फर्दर मैं कहूँगा इफेक्ट जो होल्डिंग आउट का इफेक्ट है वो ऐसे ही माना जाएगा। लॉ कहता है कि होल्डिंग आउट सेक्शन 28 का जो कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन का, वो इसलिए बनाया गया कि आपकी लायबिलिटी फिक्स करने के लिए। अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आई एम अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म, और आपकी उस बात पे यकीन करके कोई बंदा उस फर्म को क्रेडिट दे रहा है, तो आपकी लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी। चाहे वो फर्म को बेनिफिट होगा, लेकिन आपकी लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी। यू हैव टू रिटर्न ऑल द अमाउंट टू द पर्सन जिसने आपकी बात पर यकीन करके क्रेडिट दिए पैसे फर्म को। आपकी लायबिलिटी फिक्स हो गई, तो आपको एज ए पार्टनर ही डील किया जाएगा, सिर्फ होल्डिंग आउट के रिगार्डिंग, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे हमारे पास एक्सेप्शंस हैं जहां पर होल्डिंग आउट का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई कभी भी नहीं होता। लाइक इन केस ऑफ डिसीज पार्टनर, जब किसी पर्सन की डेथ होती है, राइट, डिसीज पार्टनर की डेथ हो गई, तो लॉ कहता है कि जो पुराने जो बाकी जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं, अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस पुराने नाम से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर चुका है पर्सन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएंगे। इसका मतलब सो डिसीज्ड पार्टनर इज द एक्सेप्शन ऑफ द होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का कंसेप्ट कभी भी डिसीज पार्टनर पे अप्लाई नहीं होता। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी प्रॉपर्टी कभी भी लायबल नहीं होगी उस एक्ट के लिए जो एक्ट फर्म ने डिसीज के मरने के बाद किए हैं। डेफिनेटली अगर वो पार्टनर जिंदा है तो उसके पहले जो भी एक्ट है उसके लिए वो लायबल है, लेकिन जब वो उसकी डेथ होगी उसके बाद के जो एक्ट है फर्म के, उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, वो होल्डिंग आउट नहीं माना जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट है इंसॉल्वेंट पार्टनर। जब बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी लायबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग खत्म हो गई, वो लायबिलिटी नहीं है। आई एम इंसॉल्वेंट पर्सन, और चाहे मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं भी, मैं तो पार्टनर हूं, लॉ कहता है भाई ये तो इंसॉल्वेंट है, इसके पास तो पैसे नहीं है, आप इसको अब इसकी लायबिलिटी फिक्स करके करेंगे क्या हम लोग? इफ वंस द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, देन इन द आई ऑफ लॉ उसकी लायबिलिटी हमेशा खत्म मानी जाएगी। तो दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन कि इंसॉल्वेंट पर्सन को कभी भी होल्डिंग आउट के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। थर्ड एक्सेप्शन स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। जो एक्टिंग पार्टनर है, हमारे पास दो तरह के पार्टनर है, एक हमारे एक्टिंग पार्टनर है, दूसरे हमारे स्लीपिंग पार्टनर है। एक्टिंग पार्टनर वो पार्टनर है जिनको दुनिया जानती होती है। आप डेली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप किसी से मिलते रहते हो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, तो वो आपको जानते हैं, थर्ड पर्सन आपको जानता है। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो सिर्फ फर्म रजिस्टर्ड होने के कारण, जब फर्म जब आप बनाते हो तब सिर्फ पार्टनर को पता होता है कि हमारा ये स्लीपिंग पार्टनर है, ये सोसाइटी में कभी भी इसको नहीं, मतलब डीलिंग हैंड नहीं है वो हमारा, वो कोई थर्ड पर्सन उसको जानता नहीं है स्लीपिंग पार्टनर को। तो लॉ कहता है जो स्लीपिंग पार्टनर है वो कभी भी होल्डिंग आउट के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो दीज आर द थ्री एक्सेप्शंस अंडर द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। एंड द वेरी इजी कंसेप्ट इज सिंपल कि अगर कोई पर्सन किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो पर्सन, आप किसी को अगर इंड्यूस कर रहे हो अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो वो अगर पर्सन आपकी उस बातों को सच मानकर फर्म को क्रेडिट दे रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 28 द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। होप यू गेट माय पॉइंट्स, जो मैं पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको अगर कोई डाउट हो इस सेक्शन में तो प्लीज़ आप डिस्कस कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ प्लीज़ आप शेयर जरूर करते रहा करो, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉ बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से हो जाएं। उसके बाद मैं जो हमारा क्रिमिनल सेक्शन जो है वो हमारा शुरू होगा, आईपीसी जो सीआरपीसी हमने स्टार्ट करना है, वो 10,000 होने के बाद मैं इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज़ आप शेयर करते हो ताकि हमारा ये टारगेट है जल्दी से अचीव हो जाए और हम लोग इजीली जो प्रैक्टिकल वे से सीआरपीसी और आईपीसी वो स्टार्ट कर सके। क्योंकि बीइंग एज एन एडवोकेट, क्योंकि वैसे मुझे पता है कि हम जिस कोर्ट में एक्चुअल पिक्चर क्या होती है लॉ की, कैसे हम लोग उसको डील करते हैं। तो जब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो डेफिनेटली आपको इजी हो जाएगा उस बात को समझना कि कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस चलती है, कैसे हम लोग लॉ यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसलिए शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारा टारगेट जल्दी से अचीव हो जाए और हम लोग क्रिमिनल लॉ स्टार्ट कर दें। और तब तक प्लीज़ आप देखते रहो, वॉच करते रहो, एंड आप अपने इस सेशन को कंप्लीट करो। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।